Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Talk. So guys, in this video we will discuss the resistance against company rule और जिसकी जो शुरुआत करेंगे हम सिविल रेबिलियन से करेंगे। अब तक जो मैं आपको माइंड मैप्स कराती थी वो बोर्ड के ऊपर कराती थी, बट आज 3 रीज़न है। पहली बात, आप सबको पता है मेरी तबीयत ख़राब चल रही है तो मैं नहीं करा पा रही हूँ वो वैसे तरीके से। दूसरी चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेंट जो है वो कितना सारा है, तो बोर्ड पे वो भी लिखना पॉसिबल नहीं था। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि मैं एक बार आपको फैमिलियर कराना चाहती थी कि इस न्यू स्टाइल से, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो होते थे उनको दिक्कत होती थी कि मैम कंटेंट क्लियर नहीं है या फिर कोई और इशू है। तो अगर आप इस वाले फॉर्मेट से फैमिलियर हो जाते हैं, आपको ये चीज़ समझ आ जाती है, देन आगे हम इसी फॉर्मेट को मतलब कि इसी तरीके से जो है मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ के माइंड मैप भी करा दूँगी। वो मेरे लिए भी ईजी होगा, मेरा टाइम सेव होगा और मैं आपके लिए फिर और भी वीडियोज़ ला सकती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे इस बात के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो इस वे में है वो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी टॉपिक को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत क्या करते हैं कि भाई कोई भी जो चीज़ है वो हुई क्यों है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात क्या आ जाएगी, आपके कोजेस हो जाएंगे कि ये जो रेजिस्टेंस कंपनी रूल के अगेंस्ट शुरू हुआ था वो हुआ क्यों था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कोजेस के अंदर हम यहाँ पे आते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या था कि एक जो रूल था, मतलब कि इंडिया के अंदर जो रूलर्स हुआ करते थे वो अपने एक खुद के रूल्स रेगुलेशन चलाया करते थे। और कितने सालों से आप ये देखिए, एंशिएंट इंडिया है, मिडिवल इंडिया है, ठीक है, और जो हमारा मॉडर्न इंडिया उसके स्टार्टिंग में भी रूलर्स रहा करते थे। तो उनका एक टाइम फ्रेम हुआ करता था कि लोग फैमिलियर हो चुके थे उन चीज़ों से लेके कि हाँ यही रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे। जैसे एकदम से एक एलियन रूल आया, फॉरेन रूल आया, तो एकदम से चीज़ें बदल गई, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर को लेके आ गए जिससे लोग अपने आप को ढाल नहीं पा रहे थे उसके अंदर, जिसकी वजह से जो है लोग गलत चीज़ों को परसीव करने लगे। मतलब कुछ अच्छे चेंजेस भी थे जिनको नहीं परसीव किया, और मोस्टली जो चेंजेस थे उनको परसीव नहीं किया गया था, जिसने कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की थी इंडियन कल्चर के अंदर आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोजेज है उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात जो की थी, देखिए जो ब्रिटिशर्स आए थे उनका मेन एम क्या था कि उनको अपना प्रॉफिट करना था। वो एज एन कंपनी इंडिया के अंदर आए थे। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था, जो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, तो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम पहले भी हुआ करता था रूलर्स के बीच में, पर यहाँ पे एकदम से उसको बदल दिया गया और हायर से हायर चार्जेस किए गए। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए पीजेंट्स जो हुआ करते थे, रूलर्स भी रखा करते थे, मतलब पीजेंट्स की जो लैंड हुआ करती थी, बट क्या हुआ करता था कि उनके पास उनकी लैंड हुआ करती थी, ऐसा नहीं था कि उसको पूरा का पूरा एक्वायर कर लिया जाता था। तो जितने भी पीजेंट्स थे, यहाँ पे आप सेकेंड पॉइंट में देख पा रहे हैं, उनको उनकी लैंड से एविक्शन कर दिया गया था, मतलब कि बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या हुआ था कि देखिए आज भी अगर आप ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जाते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता कि आप क्यों उनकी कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर जाके इंटरफेयर कर रहे हैं। और फिर जो ब्रिटिशर्स आए वो तो बिल्कुल ही एलियन थे, तो यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर एंक्रोचमेंट किया गया एलियन रूल के थ्रू, वो ट्राइबल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वहीं से क्या हुई, ट्राइबल मूवमेंट शुरू हो गई। बट अभी हम सिविल रेबिलियंस को देखेंगे, मैं ये आपको एक जनरल कोजेस बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है रूरल सोसाइटी है उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। रेवेन्यू सिस्टम से एग्रीकल्चर के ऊपर मतलब कि उनको बंधुआ मजदूरी कराई गई कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी पसंद की फसलों को उगाइए, तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ब्रिटिश गुड का प्रमोशन किया गया। ये कहा गया कि जो ब्रिटिश गुड है वो अच्छा है, जो इंडियन गुड है वो अच्छा नहीं है। हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री थी उसका रुइन हो गया, तो इस वजह से ब्रिटिश गुड का प्रमोशन किया गया। वहीं पर जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, ठीक है आप अपने ब्रिटिश गुड लेके आइए पर आप इंडियन इंडस्ट्रीज को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ पे उल्टा किया गया कि ब्रिटिश गुड्स को तो बुलाया गया, उसी के साथ इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगा दी गई। अगर हैवी ड्यूटीज इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर लग जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि इंडियन चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो फिर जहाँ पे जिस देश के अंदर गरीबी है, गरीबी कैसे, ऐसे नहीं कि पहले से गरीबी थी, ब्रिटिश रूल के अंदर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, गरीबी आनी शुरू हुई, तो जो लोग होंगे वो क्या खरीदेंगे, चीपर गुड खरीदेंगे, मतलब कि ब्रिटिश गुड्स को खरीदेंगे। और लास्ट यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके शौक हुआ करते थे, वो जो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उनका डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से हो गया। ये हुआ ब्रिटिश रूल के अंदर और ये मेजर कोजेस थे। ठीक है, ये हमने जो कोजेस डिस्कस करे ये टोटल रेबिलियन के डिस्कस करे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ऐसा हुआ था, ऐसे कौन से कोजेस थे जिसके अंदर सिविल रेबिलियन हुआ था, जो ये एक जनरल कोजेस है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो माइंड मैप है
ये 3 पेजेस पे है, तो इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से उसको अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप बस समझिए, ठीक है। तो जो मेन रीज़न था सिविल रेबिलियन का वो ये था कि इकोनॉमी, जो सोशल स्ट्रक्चर था इंडिया का और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, हर किसी में एकदम से आके रैंडम चेंजेस कर दिए गए थे। उसी के साथ क्या हुआ करते थे कि इनके ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो जमींदार हुआ करते थे, जो पोलीगर्स हुआ करते थे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, उनकी एक ओनरशिप हुआ करती थी। लोग उनको मान भी दिया करते थे, उसके साथ उनकी बातें भी मानते थे। वो ही रूलर बने बैठे थे, मतलब मेजरली एक गांवों के अंदर उनके जो कंट्रोल था गांवों के ऊपर वो छीन लिया गया। क्या छीना गया कि एक न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो जमींदार्स के जो एक रिस्पेक्ट हुआ करती थी वो खो गई, उनके सारे राइट्स खो गए। उसी के साथ क्या हुआ कि जब वेस्टर्न कल्चर आया, आप आज भी देखिए कि जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं लोग, वो कितना ही थोड़े से चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो उस टाइम में जब आप देखें कि 150 साल पहले, 200 साल पहले की बात हो रही है, तो उस टाइम जो प्रिस्टली क्लास थी उसने क्या किया, ये काम किया कि जो वेस्टर्न कल्चर आया है वो गलत आया है, तो उन्होंने आम लोगों के बीच में जाके उसके लिए नफरत जगानी शुरू कर दी कि ये जो आए हैं ये सब कुछ गलत करने के लिए आए हैं। और ऊपर जो लोकल लीडर्स थे, लोकल लीडर्स तो अब ऑब्वियसली बात है कि वो अपना नहीं चाहेंगे कि उनके जो राइट्स थे, उनकी जो वैल्यूज थी वो खोए, तो वो दोबारा अर्लियर फॉर्म्स जो थी उनको रिस्टोर करना चाहते थे। तो इस वजह से सिविल रेबिलियन शुरू हुआ। तो ये जो आपने कोजेस इधर देखे थे ये सारे रेबिलियन के कोजेस थे, और ये वाले जो कोजेस आपने यहाँ पे देखे ये बेसिकली सिविल रेबिलियंस के, ठीक है। ये इतना आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं कि कौन कौन से जो है रेजिस्टेंस आए जिनके अंदर अर्बन मूवमेंट्स कौन सी हुई। तो 3 जो है ये आपके बेसिकली इस पूरे ही माइंड मैप में मैंने प्रीलिम्स के फैक्ट्स को डिस्कस किया है। बट ये अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि 1810 में बनारस के अंदर जो अर्बन मूवमेंट हुई थी वो किस चीज़ के अगेंस्ट हुई थी, तो आप अपने क्वेश्चन को ईजिली टिक कर सके ऑप्शन को। तो क्या हुआ था कि 1810 में फर्स्ट अर्बन मूवमेंट जो है वो शुरू हुई थी, और वो कहाँ से शुरू हुई थी, बनारस से शुरू हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो इंडस्ट्री आए थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हाउस टैक्स लोगों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया था, जिसके लिए लोगों के अंदर बहुत रिसेंटमेंट हुआ कि यार अब हमें अपने घर का भी टैक्स देना पड़ेगा। तो 1810 के अंदर बनारस के अंदर सबसे पहले हाउस टैक्स के अगेंस्ट जो है अर्बन मूवमेंट शुरू हुई। उसके 4 साल बाद 1814 के अंदर सूरत के अंदर दंगे हुए, राइट्स हुए, किसके अगेंस्ट हुए, सोल्ट ड्यूटी के। अब आप इसको कैसे याद करेंगे कि सूरत राइट्स है, क्योंकि देखिए सूरत का है, गुजरात के अंदर, गुजरात में का डांडी पे ही जो है वो सोल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। तो यहाँ पे जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी सोल्ट के ऊपर, उसके अगेंस्ट जो है 1814 के अंदर अर्बन मूवमेंट को शुरू किया गया। फिर 1816 के अंदर जो बरेली था, बरेली जो उत्तर प्रदेश के अंदर अब आता है, तो पुलिस टैक्स और जो म्यूनिसिपल टैक्स है उसके अगेंस्ट काम करना शुरू किया गया था। तो ये तीनों देख लीजिए, यहाँ पे सूरत राइट्स और जो बरेली के अंदर डिस्टर्बेंस हुई थी उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं सन्यासी रिवोल्ट के साथ। तो देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली ईयर भी साथ के साथ याद रखने की कौन सी ईयर में क्या चीज़ हुई थी। तो सबसे पहले ये देखिए सन्यासी रिवोल्ट जो था वो 1763 से लेके 1800 में हुआ था, जिसको कि फ़कीर रेबिलियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सन्यासी को क्या कहते हैं, हम एक इंटरचेंजेबल वर्ड में फ़कीर भी कह देते हैं। तो यहाँ पे सन्यासी रिवोल्ट क्या फ़कीर रेबिलियंस के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ईस्टर्न इंडिया जो था उसमें फेमाइन की कंडीशन आ गई, सूखा पड़ गया। तो जब लोगों ने देखा कि ईस्टर्न जो कंपनी आई हुई है वो कोई भी काम नहीं कर रही है इंडियन फेवर में, बल्कि उनको अभी भी अपनी प्रॉफिटाइजेशन की लगी हुई है, तो जितने भी सन्यासी थे उस एरिया के, जमींदार थे, जो सोल्जर्स थे, यहाँ पे जो जमींदार थे वो जमींदार थे जिनसे उनके हक छीन लिए गए थे। सोल्जर्स वो थे जिनको कि डिस्पैंड कर दिया गया था या फिर आर्मी से निकाल दिया गया था, और उन्हीं के साथ जो वहाँ के लोकल रूलर पुअर थे, ये चारों जने जो हैं एक साथ मिलके आए और उन्होंने कंपनी की फैक्ट्रीज के ऊपर जाके रेड कर दिया, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी कि हिंदू और जो मुस्लिम्स थे उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होता था, जब तक कि 1857 का रिवोल्ट नहीं हुआ और वहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं इंट्रोड्यूस की। तो हिंदू मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन पूरा था सन्यासी रिवोल्ट में। ये सारे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट है। अब जो सप्रेशन किया गया था सन्यासी रिवोल्ट का वो किसके थ्रू किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग के थ्रू किया गया था। अब आपको जो दूसरी चीज़ें प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग याद रखनी है
वो याद रखनी कि कौन से जो लीडर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हुआ करते थे। जो फर्स्ट लीडर यहाँ पे थे वो थे मंजूम शाह, चिरंग अली एंड मूसा सा। तो इन तीनों के नाम आप याद रखेंगे। अब आप ये देखिए कि जो वीमेन का पार्टिसिपेशन होता है फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके ऊपर वैसे मैंने स्पेसिफिकली अलग से भी वीडियो बना रखी है, आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो वीमेन लीडर जो है ना, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से वीमेन लीडर कौन से रिवोल्ट के अंदर थी। तो यहाँ पे जो वीमेन लीडर थी वो थी देवी चौधरी। इनका नाम आपको याद रखना है, जो सन्यासी रिवोल्ट के साथ एसोसिएटेड थी। उसी के साथ क्या चीज़ें पूछी जाती है, लिटरेचर की बात पूछी जाती है कि कौन से रिवोल्ट में या कौन से टाइम पीरियड में किसके थ्रू क्या नॉवल लिखी गई, क्या लिटरेचर लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिटरेचर जो है वो 2 लिखी गई थी, एक तो था आनंद मठ और दूसरा था देवी चौधरी। और ये दोनों ही जो है वो किसके थ्रू लिखी गई थी, बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो आई होप आपको सन्यासी रिवोल्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और ये वाला जो तरीका है ये आपको अच्छा लग रहा होगा। ये टाइम सेविंग भी है और बेटर भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो रिवोल्ट हुआ गोरखपुर, बस्ती और जो बहरीच जगह थी 1781 उसके अंदर। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि ब्रिटिश रूल जो था उनको मराठास के अगेंस्ट और मैसूर के अगेंस्ट लड़ाइयाँ लड़नी थी। अब ये तो वो है नहीं कि भाई अपना जो वो प्रॉफिट कमा रहे थे वो उसी पैसे को ही मराठा और मैसूर के साथ लड़ने के लिए वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उनको तो अपनी जेबें भरनी थी उस टाइम पीरियड में। तो उन्होंने क्या किया कि जो गोरखपुर, बस्ती और जो बैरेज की जगह थी वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट की गई, एक नए ऑफिसर्स बनाए गए जिनको नाम दिया गया इजारा दार्स का। ये आप देखिए कि वॉरेन हेस्टिंग जो है उन्होंने इजारा दार्स को अपॉइंट किया ताकि रेवेन्यू को कलेक्ट किया जा सके। और इजारादार्स जो थे उनको ये कहा गया कि जिस भी तरीके से कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए। तो अब कोई भी पर्सन जो है जब उसको एक फ्री हैंड दे दिया जाएगा और उसको एक ड्यूटी दे दी जाएगी, ऊपर से उसके सिर पे डंडा है कि आपको ये काम करना ही करना है, तो वो क्या करेगा, जो उससे लोअर रैंक होंगे उनका एक्सप्लॉइटेशन करेगा, ऑपरेशन करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे की गई, जो इजारादार थे उन्होंने रूरल पॉपुलेशन का एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। इस चीज़ के अगेंस्ट जो है जमींदार्स और जो कल्टीवेटर्स थे वो इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। जितने भी ब्रिटिश सबऑर्डिनेट्स उस एरिया के अंदर थे उनको मार दिया गया। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे वॉर एक्सपेंस तो मिलना दूर की बात है और इन सारे जो इजारादार से इनको भी जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और इवन उनको मारा भी जा रहा है, तो जो रेबिलियन था उसको सप्रेस किया गया और उसी के साथ जो एक इजारा का ये बनाया गया था इसको रिमूव कर दिया गया। तो ये क्या था, रिवोल्ट इन गोरखपुर, बस्ती एंड बैरेज। ठीक है, इतना आपको आ गया। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं मिदनापुर का रिवोल्ट। तो मिदनापुर का जो रिवोल्ट था वो बेसिकली जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था उसके अगेंस्ट शुरू किया गया था। यहाँ पे बेसिकली जो जमींदार थे उस एरिया के और जो रियोत्स हुआ करते थे, रियोत वाली सिस्टम के अंदर रियोत्स हुआ करते थे ना, वो दोनों अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स के। उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया एंड देन बाद में वो थोड़े सक्सेसफुल भी हुए और फिर उनको सप्रेस भी कर दिया गया। तो मिदनापुर रिवोल्ट का आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे लीडर्स कौन कौन से थे, तो आप देखिए कि दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल जो थे ये 2 लीडर्स थे और 1776 से लेके 1774 से 16 से लेके 1774 का जो टाइम पीरियड था उसमें मिदनापुर रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट द रिवोल्ट ऑफ मेमोरियस। रिवोल्ट ऑफ मेमोरियस जो था वो 30 साल के लिए चला, 1669 से लेके 1999 तक। तो ये जो मेमोरियाज हुआ करते थे, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके सॉरी, तो ये जो है बेसिकली लो कास्ट के पीजेंट्स हुआ करते थे जो उस एरिया के अंदर हुआ करते थे। और ये किसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, अहोम किंगडम के, जो असम के अंदर सॉरी असम के अंदर जो एरिया था उसके अगेंस्ट मेमोरियस जो एक लोअर पीजेंट थे वो खड़े हो गए थे। अब जो अहोम किंग थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो उनका ओपोजिशन कर सके, तो अहोम किंग्स किसके पास गए, ब्रिटिशर्स के पास गए कि आप हमारी हेल्प कीजिए। अब जो है क्या हुआ था कि बर्मीज इन्वेजन हो गया था उस टाइम पीरियड में। बर्मीज इन्वेजन जब हुआ असम के अंदर तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जो किंगडम थी वो और ज़्यादा वीक हो गई थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगी अहोम्स ने जाके, तो ब्रिटिशर्स ने फाइनली क्या किया कि ब्रिटिश रूल के अंदर उस एरिया को ले लिया और जो रिवोल्ट ऑफ मेमोरियस था उसको भी सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो इतना आपने देखा। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। तो बेसिकली क्या था कि एक ट्रीटी साइन हुई थी जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उनके अंदर और जो आनंद गजा प्रतिराजू जो एक लीडर थे उस टाइम के, वहाँ के राजा जो थे उनके बीच में। ठीक है, ये ट्रीटी जो है वो क्यों साइन हुई थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने जब आपको
स्टार्टिंग में बताया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के अंदर माइंड मैप है, जो इससे पहला वाला माइंड मैप है। तो मैं इसमें आपको बताया था कि बेसिकली जो फ्रेंच आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो क्या चाहते थे कि भाई हमारा रूल हो जाए यहाँ पे। वो इंटरनल अफेयर्स के अंदर भी इशू करने लगे थे, मतलब कि पार्टी इंटरफेयर करने लग गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये राजा ऑफ विजयनगरम था, आनंद गजपति राजू जो है, वो इंग्लिश के पास गए। उन्होंने कहा कि देखिए हाँ, ये जो फ्रेंच जो सरकार है ये यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है, मैं इनको नॉर्दर्न किर्कर जो एरिया है उससे निकालना चाहता हूँ। तो इस वजह से वो ब्रिटिशर्स के पास हेल्प मांगने गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी हेल्प कर दी और बदले में कहा कि जो है हमें 3 लाख रुपए दो। अब जो राजा का बेटा था उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई और राजा के साथ मिलके और अपने सपोर्टर्स के साथ मिलके राजा ने रिवोल्ट कर दिया इंग्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जो राजा था वो बैटल ऑफ पद्मनाभम के अंदर मारा गया और फिर विजयनगरम जो था वो ब्रिटिश रूल के अंदर आ गया। ये बेसिकली था। तो आपको यहाँ पे किंग का नाम याद रखना है और किस टाइम पीरियड में हुआ था ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है रिवोल्ट ऑफ धुंधिया, जो कि बिदनूर के एरिया के अंदर हुआ था। यहाँ पे बेसिकली क्या था कि एक लोकल मराठा थे जिसका नाम था धुंधिया वाघ, ठीक है। तो इनको जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने क्या कर रखा था, जेल में डाल रखा था। जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई तो ये जो धुंधिया वैग थे ये वहाँ से निकल गए, जो जेल थी वहाँ से भाग गए। उन्होंने क्या किया कि जितने भी प्रिंसेस थे जो कि इंग्लिश गवर्नमेंट से डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि उनसे उनके पद जो थे वो छीन लिए गए थे, तो उनको ऑर्गेनाइज किया और उसी के साथ रिवोल्ट करना इंग्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट शुरू कर दिया। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जब उन्होंने रिवोल्ट किया थोड़े टाइम तो वो सक्सेसफुल रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है, बट उनके पास इतने आर्म्स वगैरह नहीं थे और जितने भी मेजर लीडर्स थे वो भी मर चुके थे। तो रिवोल्ट जब 1799 का हुआ, टीपू सुल्तान की भी डेथ हो गई, उसके बाद इस रिवोल्ट को शुरू किया गया। फिर जो है ये जो लीडर थे धुंधिया वैग जो थे, इनको भी मार दिया गया अंडर द वेलेस्ली के अंदर इनको किल कर दिया गया था, मतलब इनका खत्म हो गया। तो ये हो गए आपका फर्स्ट पेज जो है वो यहाँ पे कवर हुआ। तो आप ये देख लीजिए कि पूरा फर्स्ट पेज आपका हो गया है यहाँ पे। अब आते हैं सेकंड पेज के ऊपर। सेकंड पेज जो है वो थोड़ा सा, मतलब कि एक्चुअली थर्ड पेज है बट मैंने पहले सेकंड लगाया क्योंकि ये देखिए सेकंड पेज और भी ज़्यादा बड़ा था। तो एक बार सेकंड पेज को देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे अहोम रिवोल्ट जो है उससे शुरुआत करते हैं। अब हमने क्या देखा कि जो बर्मीज इन्वेजन हुआ था अहोम किंगडम के अंदर, तो उस टाइम क्या हो गए थे, वो वीक हो गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये कहा था कि एक बार ये जो फर्स्ट बर्मा की वॉर है 1824 से 26 के टाइम पीरियड के बीच में जो हुई थी, ये खत्म हो जाएगी। तो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि वो असम के एरिया से विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बट जैसे ही फर्स्ट बर्मा वॉर खत्म हुई, ब्रिटिशर्स ने क्या चाल चली कि अहोम की जो टेरिटरी थी उन्होंने कंपनी टेरिटरी के अंदर उसको इंक्लूड करने की कोशिश की, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको डोमिनेट करने की कोशिश की अहोम टेरिटरी के ऊपर। यहाँ पे एक लीडर आए जिनका नाम था गोमधार कंवर। इनकी लीडरशिप के अंदर जो है अहोम रिवोल्ट आया। जब जो अहोम्स थे उन्होंने बहुत पावरफुली, बहुत अच्छे तरीके से जो है फाइट किया ब्रिटिशर्स के साथ, और लास्ट में एक कंसिलिएटरी पॉलिसी जो है वो कंपनी और जो अहोम किंगडम है उसके बीच में हो गई। तो आपको ये याद रखना है कि किस टाइम पीरियड में ये हुआ था। नेक्स्ट आता है कोल्हापुर एंड सावंतवादी रिवोल्ट्स। यहाँ पे क्या हुआ करते थे, गडकरीज अभी भी होते हैं जैसे कि, तो वो क्या हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में जो मराठा फोर्ट्स हुआ करते थे, मतलब जो मराठा किले हुआ करते थे, तो वहाँ पे जो पहरेदारी का काम हुआ करता था वो गडकरीज क्या करते थे, गैरिसन हुआ करते थे वो वहाँ पे, और वो हेरिडिटरी एक मिलिट्री क्लास थी। अब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने मराठा फोर्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया और कहा कि जितने भी गैरिसन्स है उनको डिस्बैंड कर दिया जाएगा। अब आप एक सिंपल चीज़ देखिए कि जो पहरेदारी गडकरीज किया करते थे, अगर जो गैरिसन्स का ये काम होता है, मतलब ये जो पहरेदारी की चीज़ होती थी, इसको ही ख़त्म कर दिया जाएगा, डिस्बैंड कर दिया जाएगा, तो उनके पास तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, उनका तो रोज़गार चला गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, इसी चीज़ के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट को शुरू किया गया था, और समहानगढ़ और जो बुद्धगढ़ के फोर्स थे वो ऑक्यूपाई कर लिए गए थे, रीऑक्यूपाई कर लिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने बहुत हार्शली इनको सप्रेस किया गडकरीज को उस टाइम पीरियड में, और फिर बहुत सारे लॉज थे वो भी इंट्रोड्यूस करे ताकि आगे ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो सके। नेक्स्ट रिवोल्ट इज अबाउट सूरत सोल्ट एजिटेशन, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी अर्बन मूवमेंट के अंदर देखा था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो सोल्ट के ऊपर ड्यूटी लगाया करते थे वो कितना हुआ करता था, 50 पैसे का हुआ करता था, उसको बढ़ा के 1 रुपया कर दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि देखिए एक सोल्ट ऐसी चीज़ की जिसको
हमें डेली यूज़ करना है, आप उसी के ऊपर इस तरीके से टैक्स लगा रहे, ड्यूटी लगा रहे, तो हम कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे बाइकआउट करना शुरू कर दिया गया था ब्रिटिश गुड्स का, और उसी के साथ जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने एक पैसिव रेजिस्टेंस शो करनी शुरू कर दी गई थी। जब इस तरीके का रेजिस्टेंस किया गया तो गवर्नमेंट को फाइनली जो है एडिशनल जो सोल्ट लेवाए हुआ करता था, जो कि 50 पैसे का बढ़ा दिया गया था, उसको विड्रॉ किया। और उसी के साथ क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो एक न्यू मेजर जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, बंगाल स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स का, उसको भी खत्म कर दिया गया, उसको मतलब इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। फोर्थ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है वो आती है कुका मूवमेंट। तो देखिए बेसिकली क्या है कि ये जो कुका मूवमेंट है ना, और एक वहाबी मूवमेंट है, वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर आती है। बट जो स्पेक्ट्रम का नया एडिशन आया है वो जस्ट अभी मेरे पास आया, तो उसमें सिविल रेबिलियन के अंदर इसको दे रखा है, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे हमें ये करना है, क्योंकि अगर उन्होंने दे रखा है तो भाई करो उसको, है ना, किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे कुका मूवमेंट जो है वो 1840 में शुरुआत की गई थी, फाउंड किया गया था। यहाँ पे जो लीडर थे वो थे भगत जवाहर मल, जिनको कि सिहन साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये बेसिकली वेस्टर्न पंजाब के लीडर थे, और उसी के साथ एक और लीडर थे जिनका नाम था बाबा राम सिंह, जिन्होंने कि नामधारी सिख सेक्ट जो होता है, आई डोंट नो डिटेल अबाउट दिस कि नामधारी क्या सिक्स होते हैं, बट जो उनका एक सेक्ट हुआ था, मतलब कि एक नई फाउंडेशन जो थी वो बाबा राम सिंह के थ्रू रखी गई थी। ये जो था बेसिकली कुका मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो एक रिलीजियस कैंपेन के थ्रू हुई थी, जिसमें एक आ गया था कि भाई आप शराब मत पीजिए, आप जो है अपने धर्म को अच्छी तरीके से निभाइए, सब मिलजुल के रहिए, इस तरीके के इनके जो थे मोटिव्स थे। बाद में जो है ये पॉलिटिकल अफेयर में बदल गए थे। पॉलिटिकल अफेयर में क्यों बदले? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने आके पंजाब का जो एरिया था उसको ऑक्यूपाई कर दिया, तो ये लोगों को सिख्स को पसंद नहीं आई बात कि हमारा एरिया है तो हम ही इसके ऊपर रूल करेंगे। तो जो कुका मूवमेंट थी उसके अंदर जब पॉलिटिकल एक रूप उसको दिया गया, तो यहाँ पे सिख रूल को पंजाब के अंदर रिस्टोर करने की कोशिश की गई। अब आप ये देखें कि 19 ये जो हुआ था ये 1840 की बात हो रही है, ठीक है। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट आई, 1920 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आई। वो कितने दिनों बाद आई? उससे पहले ही जो कुका मूवमेंट थी उसके अंदर सबसे पहले ब्रिटिश गुड और लॉ को बाइकआउट करने की बात आ गई थी। तो जो स्वदेशी का कंसेप्ट था और जो नॉन कोऑपरेशन का कंसेप्ट था वो पहले ही यहाँ पे शुरू हो गया था। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, यहाँ पे सप्रेशन हुआ। फाइनली जो राम सिंह थे, बाबा राम सिंह जो थे लीडर थे इनके, उनको रंगून भेज दिया गया, और ये जो रिवोल्ट था कुका मूवमेंट का ये पूरी तरीके से सप्रेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पेज पे चलते हैं और शुरुआत जो है वो करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा फातसी राजा के थ्रू। तो यहाँ पे जो बेसिकली ये जो राजा हुआ करते फातसी राजा थे, इनको केरला सिम्हम या फिर साइके राजा के नाम से भी जाना जाता था। जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो गई थी उसके बाद जो है एक न्यू राजा को अपॉइंट किया गया, ताकि जो रेवेन्यू टारगेट इंग्लिश कंपनी के थ्रू सेट किया गया था उसको जो है कलेक्ट किया जा सके। ये चीज़ जो है ये पसंद नहीं आई थी, क्योंकि लोग जो थे वो चाहते थे कि जो वर्मा फातसी राजा है उन्हीं को दोबारा राजा की गद्दी पे बिठाया जाए, उनकी जगह किसी और को ना रखा जाए। तो यहाँ पे गुरिल्ला वॉर जो है वो की गई थी, और गुरिल्ला वॉर जो है वो राजा ने किसके साथ मिलकर की थी? एक लार्ज फोर्स ऑफ नायर्स, जो उस टाइम में एक जनजाति हुआ करती थी, उनके साथ मिलके और जो है और मपीलास और जो पठान थे उनके साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट जो सिविल रेबिलियन हुआ था वो अवध के अंदर हुआ था। ये जो अवध के अंदर सिविल रेबिलियन हुआ था इसको मैसेकर ऑफ बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली नवाब थे जिनका नाम था वजीर अली खान, उनको जो उनके अंकल है मतलब उनके थ्रू रिप्लेस कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, और जो वजीर अली खान थे उनको पेंशनर बना दिया गया था। अब जब उनको पेंशनर बना दिया गया तो वजीर अली खान को ये बात पसंद नहीं आई कि भाई मैं नवाब था, मेरे अंकल को बिठा दिया गया और मेरे को बस एक पेंशन दी जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि बनारस के अंदर वो रहते थे, मतलब बनारस के अंदर उनको पेंशन देके भेज दिया गया था। तो वहाँ पे पहले तो उन्होंने एक ब्रिटिश रेजिडेंट को मार दिया, उसी के साथ जो बनारस का उस टाइम मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसको अटैक किया उसके ऊपर। तो यहाँ पे आर्थर वेलेस्ले जो थे वो बाद में जो गवर्नर जनरल बने, उन्होंने उनको कैप्चर किया और फिर बाद में जो है उनको पूरी लाइफ टाइम पीरियड के लिए फोर्ट विलियम जो कलकत्ता के अंदर था उसके अंदर डाल दिया गया। तो ये जो सिविल रेबिलियन था वो अवध के अंदर हुआ था, जिसको मैसेकर ऑफ बनारस भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, जो नवाब वजीर अली खान थे, उन्होंने सारे लोगों को मिला जुला के किया था, बट बाद में उनको पकड़ लिया गया था।
नेक्स्ट आया है पर्लिका मेदी आउटब्रेक, जो कि 1813 से लेकर 34 में हुआ था। ये बेसिकली उड़ीसा के अंदर हुआ था और यहाँ पे जितने भी राजास थे उस एरिया के और जो जमींदार थे, आप ये देखेंगे कि जब अगर आप खुद स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ जो है लोकल एरियाज़ के नाम दे रखे हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा डिटेल में जाके आपको पढ़ना चाहिए। आपको मेजर रीजन्स के यहाँ पे नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो जॉर्ज रसल थे उनको कमिश्नर के थ्रू अपॉइंट किया गया उड़ीसा के एरिया के अंदर, बेसिकली पर्लिका मेदी जो आउटब्रेक हुआ था उसको रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो आपको यहाँ पे जॉर्ज रसल का नाम जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट आता है पाइका रेबिलियन, जो कि 1817 के अंदर हुआ था। यहाँ पे बेसिकली जो पाइकाज हुआ करते थे वो ट्रेडिशनली लैंडेड मिलिटिया था उड़ीसा का, मतलब कि जो मतलब कि लड़ाई झगड़े में रहा करते थे। पर उनका क्या हुआ करता था कि उनको एक रेंट फ्री लैंड जो है वो इंजॉय करा करते थे, कि जो वो मिलिट्री सर्विस दिया करते थे गवर्नमेंट को या फिर जो उस टाइम भी रूलर्स हुआ करते थे उनके बदले उनको लैंड दी जाती थी जो कि रेंट फ्री हुआ करती थी। और ये जो एक फिनोमिना था ये हेरिडिटरी बेसिस पे था। अब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यू रेवेन्यू पॉलिसी ला दी। तो जब न्यू रेवेन्यू पॉलिसी आई तो वो समझ नहीं आई पाएगा उसको कि भाई हमारे जो रूल्स मतलब कि जो भी राइट्स है वो छीने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक लीडर है जिसका नाम था बख्शी जगबंधु विद्याकर, उनके अंडर जो है ये रिवोल्ट शुरू हुआ। पाइका रेबिलियन जो है वो हुआ, बहुत मैसिव हुआ ये। और उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स उसको सप्रेस नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। तो क्या हुआ कि जो भी अनपेड डेब्ट था, जितना भी मतलब कि उनके ऊपर कर्जा था, उसका रिमिशन कर दिया गया। उसी के साथ जो असेसमेंट मनी हुआ करता था उसके अंदर रिडक्शन किया गया और न्यू सेटलमेंट की पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस की गई। तो ये पाइका रेबिलियन आपका पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आते हैं पोलीगर्स के रिवोल्ट के ऊपर, जो 1795 से लेके 1805 टाइम पीरियड के लिए हुए थे। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट था वो तिनेवेली था, ठीक है। तो नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो वहाँ के राजा थे, पोलीगार्स के जो एरिया का राजा था, तिनेवली के जो राजा थे, उन्होंने जितना भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो किसको सौंप दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिवोल्ट था, अब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कोई चीज़ आती थी तो सबसे पहले क्या करते थे, हैवी टैक्सेशन, रेवेन्यू, ये चीज़ें क्या करते थे। तो जो फर्स्ट रिवोल्ट आया था वो टैक्सेशन के अगेंस्ट आया था पोलीगार्स रिवोल्ट के अंदर, और वो कतबो ममम नयक्कन के थ्रू जो है वो शुरू किया गया था। और जो सेकेंड फेज पोलीगार रिवोल्ट का शुरू हुआ था वो और ज्यादा वॉयलेंट था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जितने भी फर्स्ट रिवोल्ट के अंदर पोलीगार्स को जो थे उनको जेल में डाला गया था, प्रिजन में डाला गया था, वो सारे के सारे किसी तरीके से वहाँ से भाग खड़े हुए। 1803 से लेके 1805 के टाइम पीरियड में जो पोलीगर्स थे नॉर्थ आर्कोट के, उनको जो है मतलब फाइनली ये रिलीफ कर दिया गया कि ठीक है अब जो है आपको जो एक डिप्राइव किया गया था कवेल फीस जो थी उसको कलेक्ट करने से, वो आपको रिस्टोर कर दिया जाएगा। और फिर जो रिवोल्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइजिंग एट बरेली, जो हमने स्टार्टिंग के अर्बन मूवमेंट में देखा था, और फिर वगैरह राइजिंग, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं देख लेनी चाहिए आपको। तो राइजिंग एट बरेली जो था वो हमने पहले भी देखा था कि जो पुलिस टैक्स था उसके अगेंस्ट शुरू हुआ था। यहाँ पे लेटर बाद के टाइम पीरियड में जो है ये एक रिलीजियस मूवमेंट बन गई थी अंदर मुफ्ती मोहम्मद अब्बास, जब उन्होंने मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना एक पिटीशन दिया था। बहुत सारा जो है मतलब कि रिवोल्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, ये स्पेसिफिकली यही था कि पुलिस टैक्स के अगेंस्ट था, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट आता है बरेली के अंदर कब हुआ था, 1916 के अंदर हुआ था। वगैरह राइजिंग क्या हुआ था कि जो वगैरह एक पॉपुलेशन हुआ करती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो गेकवाड़ थे बड़ौदा के, उनके अगेंस्ट जो है वो हो गए थे। उनको उनकी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से जो है वो राइज हुए और बाद में एक पीस ट्रीटी साइन हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और वगैरह के बीच में, और चीज़ें ठीक हो गई। नेक्स्ट आता है डिस्टर्बेंस इन बुंदेलखंड। क्या हुआ था कि बुंदेलखंड जो था वो पहले अपना खुद एक एरिया हुआ करता था, बट जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई उसके बाद बुंदेलखंड का जो एरिया था उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर रख दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब बुंदेलखंड को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर रखा गया तो वहाँ के लोकल लीडर्स को, लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि हमें बंगाल प्रेसिडेंसी में क्यों रखा गया है। तो उन्होंने डिस्टर्बेंस करनी शुरू कर दी, मतलब रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए जो है वो पॉलिसी ऑफ बाइंडिंग डाउन हेरिडिटरी चीफ
चिफटेन टू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, इस वाली लॉ को लेके आए, जिसमें क्या हुआ करता था कि जो चिफटेंस थे हेरिडिटरी, उनको एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वो दे दिए गए, मतलब कि ओहदे दे दिए गए ताकि वो सेटल हो सके। और ये जो ओहदा दिया गया था, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस उनको दी गई थी, उनका नाम क्या दिया गया, इकड़ नमाज दिया गया। तो ये नाम ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है दीवान वेलु थम्पीस रिवोल्ट के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि त्रवंकोर का जो एरिया था, जब वो ब्रिटिशर गवर्नमेंट के अंदर आया, सब्सिडरी अलायंस के अंदर, सब्सिडरी अलायंस किसके अंदर, वेलेस्ले के अंदर इनके टाइम पीरियड में आया था, तो बहुत ही हार्श कंडीशंस जो थी वो त्रवंकोर के ऊपर लगनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे एक जो रूलर थे उस टाइम पीरियड में, वो सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, पे नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही वो सब्सिडी पे नहीं कर पा रहे थे, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो और ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट कर रही थी। तो यहाँ पे दीवान वेलु थम्पीस जो थे वो एक लीडर के तौर पे उभरे। उन्होंने नायर के जो ट्रूप्स थे उनको अपने साथ लेके आए और उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट यहाँ पे रिवोल्ट किया। ये जो रिवोल्ट था, मतलब कि जो बेसिकली डिस्टर्बेंस हुई थी, उसको कुंदरा प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट नहीं है, कच्छ रेबिलियन, उसके बाद वहाबी मूवमेंट, वो लास्ट है। तो जो कच्छ रेबिलियन था वो 1816 से लेके 32 टाइम पीरियड के लिए हुआ था। यहाँ पे बेसिकली कच्छ का जो एरिया था और जो महाराजा भारमल थे, उन दोनों के बीच जो है एक ट्रीटी साइन हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये ट्रीटी साइन हुई, किसी भी रीज़न से हुई कि मतलब उनको ब्रिटिशर्स की हेल्प चाहिए थी, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स तो ऑब्वियसली है कि भाई वो तो इंटरनल मैटर में घुसेंगे। जब वो इंटरनल मैटर में ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करने लगे, तो भारमल जो राजा थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने अरब के ट्रुप्स को मंगाया, अफ्रीकन ट्रुप्स को मंगाया, और उसी के साथ क्या हुआ कि उसी टाइम पीरियड में जो बर्मा था उसमें जो ब्रिटिशर्स को एक डिफीट मिल रहा था कि भाई यहाँ पे तो ये अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही, ये वाली खबर भी फैल गई थी। तो यहाँ पे इस वजह से जो राजा भारमल थे या फिर कच्छ रेबिलियन था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और लास्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको 1816 से 32 टाइम पीरियड के बीच में एक कंसिलिएटरी पॉलिसी जो है वो साइन करनी पड़ी। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो वहाबी मूवमेंट है। वहाबी मूवमेंट जो है वो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर आती है, बट अभी न्यू एडिशन के अंदर ये सिविल रेबिलियन के अंदर दी गई है। तो ये क्या है, ये इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। बेसिक जो इनका काम था वो था कि इस्लाम में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको दोबारा रिवाइव करना है, मतलब सही कंडीशन में रखना है। तो सैयद अहमद थे राय बरेली के, उनके थ्रू इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। और उस टाइम जो इनका टाइम जो मतलब कि एम था वो ये था कि दौल उल हरब जो है उसको, मतलब कि दल उल हरब का क्या मतलब होता है, वॉर ऑफ केओस, मतलब कि लड़ाई झगड़े का, उसको किस में बदलना है, दल उल इस्लाम के अंदर बदलना है, मतलब लैंड ऑफ इस्लाम के अंदर। ठीक है, ये वाला जो आप ब्रैकेट में देख पा रहे हैं, इन्होंने बेसिकली जो इस्लाम के ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया था उसको कंडेम किया था कि वो नहीं चलेगा। उसी के साथ जो है इन्होंने पूरे नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी जो कि ऑपरेशन करेंगी अंडर खलीफास। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वहाबी मूवमेंट के वो थे हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो उस टाइम में हुआ करता था, आज यूपी हो गया, और बॉम्बे। बट जो इनका बेस था मूवमेंट का वो था सिथाना, जो एक जगह थी जो कि नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के अंदर आया करती थी। और इसी के साथ जो है उन्होंने सिख किंगडम, आपको ये चीज़ याद रखनी कि सिख किंगडम के अगेंस्ट इन्होंने जिहाद को जब डिक्लेयर किया था, जब पंजाब की जो किंगडम थी वो कंपनी के पास चली गई थी, तो उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने मूवमेंट की थी। बेसिकली ये इस्लाम को प्योरीफाई करने के लिए मूवमेंट थी सिविल रेबिलियंस के अंदर, बट इसको इंक्लूड किया गया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से जो माइंड मैप है वो आपको कैसा लगा है, वो आपके लिए भी इजी है, मेरे लिए भी इजी है। और उसी के साथ जो है मैं इसकी PDF अगेन टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो गिव अ थम्स अप टू वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।